आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने ऐलान जंग कर दिया है। यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी तैयारे उड़ते नजर आए। कई जगहों पर मिसाइल और बम से हमला किया गया है। रूसी फौजी यूक्रेन के फौजी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच आलमी बरादरी में खौफ और बेचैनी है। अमेरिका समेत कई ममालिक ने रूस की इस कार्रवाई पर शदीद तनकीद की है। तो जिस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था, अब वही हुआ और सुबह रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और अब तक कई अफराद के हलाक होने की खबर मिल रही है। यूक्रेन की अगर बात करें तो बेचैनी और डर का माहौल है। लोग महफूज मकामात की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस एक तरह से डटा हुआ और रूस ने कहा है कि पीछे हटने वाला नहीं जब तक अपने मकसद में वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो जाता है। अब यहां पर देखना यह बहुत अहम होगा कि जो आलमी बड़ी ताकतें हैं उनका क्या कुछ रद्द अमल होता है या वो किस तरह से कदम उठाते हैं। अमेरिका का जो किरदार होगा यहां पर बहुत अहम हो जाता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सीनियर साफी शकील हसन शमसी साहब जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब जो कि आलमी उमूर के माहिर हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल टीपी त्यागी साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं शकील हसन शमसी साहब आपसे सर शुरुआत करना चाहूंगा कि जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा था, कई दिनों से यह बात चल रही थी कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर देगा और आखिरकार वो चीज हो गई। हाँ, इसका अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि बहुत जल्द हमला होने वाला है और फला तारीख को हमला हो जाएगा जी। ये सभी बातें कही जा रही थी मुसलसल और ये तय था, अमेरिकन को लग रहा था कि वहां पर हमला होगा और CIA की भी रिपोर्ट थी और जो उनकी खुफिया दीगर एजेंसियों की भी रिपोर्ट थी और हुआ वैसा ही। लेकिन इसमें जो कुछ हुआ है उसमें सारा जो जिम्मेदारी है वो नाटो ममालिक और अमेरिका की है। खुद अमेरिका और नाटो ममालिक जो हैं उन्होंने मिलकर ये सारा खेल खेला है और यूक्रेन से कह दिया चढ़ जा बेटा सूली पर, और यूक्रेन को एक तरीके से उन्होंने फंसा दिया है कितनी बड़ी जंग में। वजह ये थी कि रूस के साथ इन लोगों के जो हालात हैं वो खराब हैं। अमेरिका का खासतौर से बाइडेन जो है उनकी उनसे बनती नहीं थी पहले से। आपको मालूम है कि जब ट्रम्प का इलेक्शन हुआ है उस वक्त भी रूस को उसमें लेकर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने अमेरिकी इलेक्शन में मुदाखलत की। तो ये 3-4 साल से लग रहा था कि अमेरिका किसी ना किसी बहाने से रूस को घेरेगा और मजबूर किया गया यूक्रेन के मामलात को इतना उठाकर और यूक्रेन में एक ऐसी हुकूमत कायम करके कि जो वहां पर पूरी तरीके से प्रो वेस्ट थी और जो उसको ये बार बार कहा जा रहा है कि नाटो का हिस्सा बन जाओ, नाटो का हिस्सा हम बना लेंगे तुमको। वो सब बातें लेकर रूस को, जाहिर बात है कि रूस अपनी बिल्कुल सरहदों के ऊपर कभी भी नहीं चाहता कि नाटो ममालिक का कोई मुल्क उनके बीच में आ जाए और नाटो जो फौजी अलायंस है उसके टैंक और उसकी बख्तर बगन गाड़ियां और उसके मिसाइल्स और उसके जहाज उस जगह पर खड़े हों। तो रूस की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो एक न्यूट्रल मुल्क रहता और उसकी बहुत कोशिश थी, उसने बहुत कोशिश की कि न्यूट्रल रहे, लेकिन न्यूट्रल नहीं हुआ। दूसरी बात खुद ये है कि खुद यूक्रेन में भी 2-3 इलाके ऐसे हैं कि जो जहां रूस नवाजों की बहुत अक्सरियत है और वो तकरीबन अलग हो गए हैं। उनको रूस ने रिकॉग्नाइज भी कर लिया, जिसमें क्राइमिया भी शामिल है और उसके अलावा वहां का जो 2 और रियासतें हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क, उन दोनों को भी उसने शामिल कर लिया है। शामिल क्या किया, मतलब उनको रिकॉग्नाइज किया एक आजाद ममलिकत के हैसियत से। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खता है वो खता है नाटो ममालिक की। वो उन्होंने इसको क्राइमिया को यूक्रेन को एक तरीके से जंग की आग में झोंक दिया और अब दूर से खड़े तमाशा देख रहे हैं। कोई कह रहा है दुआएं कर रहे हैं हम उनके लिए। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, कुछ ने कहा हम जवाब देंगे। लेकिन लोगों को मालूम है कि सैंक्शन से ज्यादा बहुत बहुत आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये ना तो इराक है, ना अफगानिस्तान है, ना कुवैत का मामला है। ये एक ऐसे मुल्क का मामला है कि जो बहुत बड़ी ताकत है और जिससे टकराना जो है उसमें बिल्कुल यहाँ पर अब कई बड़ी जो ताकतें हैं
आलमी ताकतें हैं या जो बड़े ममालिक हैं जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, उनका भी एक तरह से इम्तिहान होगा और उनका किरदार भी देखने वाला होगा कि वो किस तरह से कदम उठाते हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान एम्बेसडर अनिल तिरुगुनायत जी, जो कि साबिक सफीर हैं, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। अनिल तिरुगुनायत जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं प्रोफेसर मुहिब्बुल हक साहब आपके पास आना चाहूंगा। प्रोफेसर मुहिब्बुल हक साहब, क्या आपको लगता है कि यह जंग वाकई में एक बनाई हुई जंग है, सिर्फ अना की लड़ाई है जो रूस से लड़ रहा है? देखिए, रूस को इसके लिए मजबूर किया गया है। अगर आप पूरे हालात देखें तो इस पूरी जंग के लिए रूस को मजबूर किया गया है। हमें यही बात याद रखनी चाहिए कि नाटो जो 1949 में बनी थी वो उस वक्त बनी थी जब कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी। दुनिया दो आइडियोलॉजिकल कैंप में बटी हुई थी और दोनों ब्लॉक के बीच में राइवलरी थी। सोवियत यूनियन का जब शराना बिखर गया 1991 में, तो उसके बाद से नाटो के अपने कंटिन्यूएंस का जवाब कहीं से नहीं बनता, इसलिए कि उसके सामने कोई सोवियत थ्रेट नहीं था। लेकिन नाटो ना सिर्फ कंटिन्यू करता रहा, बल्कि आपने देखा होगा कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को, जिसमें बल्गेरिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, रोमानिया, सबको उसने नाटो में शामिल किया। और यही नहीं बल्कि 2004 में अगर आप देखें तो जो पोस्ट सोवियत स्पेस की, यानी जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुकी 3 कंट्रीज थी, जिन्हें रशिया हमेशा से कहता रहा है कि ये पोस्ट सोवियत स्पेस है और इसमें हम कहीं बाहर की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको शामिल किया। वो है लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। तो अब अगर रशिया रिटेलिएट नहीं करता तो ये सूरत हाल थी कि रशिया के बॉर्डर पे नाटो की फोर्सेज होती और नाटो के मिसाइल्स होते। रशिया ने बार बार वार्न किया और उसने कहा कि जो हमारे ग्रीवांसेस हैं उसको आप गौर से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नाटो कभी भी एक्सेप्टेबल रशिया को ना था और ना रहेगा। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि हालात एक तरह से बिगड़ते चले जा रहे हैं और बेचैनी के हालात हैं पूरे यूक्रेन की अगर हम बात करें। मैं अनिल तिरुगुनायत जी आपके पास आना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के नजरिए से इस लड़ाई को देखा जाए तो किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से भी बयान आया है कि उसने हिंदुस्तान की तरफ मदद की नजर से एक तरह से वो देख रहा है कि हिंदुस्तान की तरफ से क्या कुछ मदद हो सकती है। तो हिंदुस्तान के नजरिए से इस लड़ाई को कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के जो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के हों या हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के हों, वो एक बड़ा इसको कंसर्न के नजरिए से देखा है जो डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो लेकिन उसमें भारत ने ओपनली किसी का साथ नहीं दिया है। एक तरह से मैं कहूंगा न्यूट्रल पोजीशन रखी है, और न्यूट्रल पोजीशन का मतलब यह है कि डी एस्केलेशन होना चाहिए, डिप्लोमेटिक जरिए से जो है इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों कंट्रीज की सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। ये एक अच्छी बात जो कही है, उसमें यह है कि यूक्रेन के कंसर्न भी हों और रशिया के जो मेजर कंसर्न है उसको भारत भली भांति जानता है। तो भारत का इसमें जो अब तक का जो स्टैंड रहा है वो किसी तरह से डी एस्केलेशन हो और डायलॉग हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत को जो भी वहां पर हो रहा है उससे भारत के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इसका, चाहे वो ऑयल के दाम हो, चाहे वो अब $100 से ऊपर हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान का अपना कितना उसका नुकसान होगा, इकोनॉमी के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा। अगर आप सोचें कि इसके बाद व्हीट भी बढ़ गया, भारत नहीं लेता, लेकिन दूसरी चीजें हैं, और अगर अमेरिका सैंक्शंस लगाता है और स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगाता है तो भारत का रशिया के साथ ट्रेड में और उन चीजों में काफी अंतर पड़ सकता है। तो मेरा मानना यह है कि किसी भी तरह से ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है, इसीलिए भारत ये चाहता है कि ये बात जो है डायलॉग के जरिए और किसी भी तरह, लेकिन अब हम आप ये बात समझ चुके हैं कि वॉर शुरू हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। पुतिन साहब की अपनी एक लाइन्स हैं, वो अपनी लाइन ड्रॉ कर रखी है उन्होंने, वो रेड लाइन है। जब उनके मिनिमम ऑब्जेक्टिव जो सेट कर रखे हैं वो पूरे होंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि कभी हो सकता है वो खुद अपने आप एक सीज फायर का ऐलान कर दें। जब उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वक्त यूक्रेन में ऐसी गवर्नमेंट उनके हिसाब से आए जो एकदम से प्रो नेटो, प्रो यूरोप ना हो और या एंटी रशिया ना हो। तो आई थिंक वो सब चलता रहेगा। बिल्कुल। कर्नल टीपी त्यागी जी, यही सवाल आपसे भी है सर कि हिंदुस्तान के पास क्या कुछ ऑप्शन है, क्या रुख अब हिंदुस्तान का होगा? यूक्रेन ने मदद की अपील की है, लेकिन अब खबर यह भी आ रही थी कि पीएम मोदी पुतिन से भी बात कर सकते हैं टेलीफोन पर। तो क्या कुछ रुख हिंदुस्तान का हो सकता है या ऑप्शन क्या बचते हैं हिंदुस्तान के पास?
यूक्रेन ने मध्यस्थता की अपील की है जी। मध्यस्थता करने में हिंदुस्तान यकीन नहीं रखता। हमारा कहना है कि बाइलेटरल डायलॉग से अपनी समस्याओं को सुलझाओ। हम यूनिपोलर वर्ल्ड या बाइपोलर वर्ल्ड या मल्टीपोलर वर्ल्ड इनमें भी विश्वास नहीं रखते। वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हम ये कहते हैं कि नॉन पोलर वर्ल्ड हो तो मध्यस्थता का तो प्रश्न नहीं उठता। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम अमेरिका के खेमे में नहीं जाते हैं तो वो क्वाड जो चाइना के ऊपर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था कमजोर हो जाएगा। अगर हम रशिया के खेमे में नहीं जाते तो 2030 तक मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो रशिया के साथ किया गया था वो खटाई में पड़ जाएगी। और अगर हम टोटली न्यूट्रल रहते हैं तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि रशिया से आने वाला वो माइटी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 हो सकता है कि वो सप्लाई रोक दे। और अगर सप्लाई आ भी जाती है तो क्या गारंटी है कि अमेरिका टर्की की तरह से इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएगा। अब इसके साथ एक चीज और इन बिटवीन द लाइन पढ़ने की है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीने से चाइना ने ताइवान के एयर स्पेस में एक बार भी घुसपैठ नहीं की, जबकि उससे पहले वो रोजाना करता था, करीब करीब हर दूसरे दिन करता था। कारण क्या है कि वो ये देख रहा है चाइना कि यूक्रेन को अमेरिका ने साथ देने का वादा किया और उस साथ में कितना आया उसके साथ, और अगर उसके साथ नहीं आया तो कल को वो ताइवान में उसके साथ आएगा क्या? और अगर ताइवान में नहीं आएगा तो चाइना जो 1 जुलाई 2021 को जब अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा था तब ताइवान को ले सकता था, मगर अमेरिका के डर से नहीं लिया। अब अगर वो ले लेता है तो उसके बाद नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान के लिए भी इस पर गौर फिक्र करना होगा कि अब वो किसकी तरफ खड़ा होता है और किस तरफ खड़े होने में नुकसान है, किस तरफ किसके साथ जाने में फायदा है। मैं शकील हसन शमसी साहब आपके पास आऊंगा। सर, एक बात कही जा रही थी कि अगर रशिया ये जंग छेड़ता है तो ये तीसरी आलमी जंग की शुरुआत हो सकती है, कि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हमें मालूम है कि यूरोपीय ममालिक हों, वेस्टर्न कंट्रीज हों, नाटो हो, ये उन तमाम जंगों से बचेंगे जिसमें उनके शहरी मरने का खतरा हो। अगर मुस्लिम मुल्कों में लोग मर रहे हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अपने फौजियों को तैनात कर देते हैं। लेकिन ऐसी जगहों पर जहां से उन पर भी उनके और रूस के आसपास जो यूरोपीय ममालिक हैं उन पर जाहिर बात है कि जवाबी तौर पर हमला होगा। अगर इन्हीं ने उसमें कुछ मुदाखलत करने की, मुसल्लह मुदाखलत करने की कोशिश की तो आलमी जंग का खतरा बहुत कम है। मुझे तो लगता है कि सैंक्शन तक ही महदूद रखेंगे ये अपनी जो बातें हैं, और सैंक्शन को लागू करके, नाफिज करके, और यही कहेंगे हमने बहुत सख्ती की और रूस का हमने जीना दूभर कर दिया। लेकिन पुतिन को मालूम है कि वेस्टर्न कंट्रीज क्या क्या उसके खिलाफ हरबे इख्तियार कर सकते हैं। उनको मालूम था, उसके बाद उन्होंने ये हमला किया है। तो जाहिर बात है कि वो सारे हर प्राइस पे करने के लिए तैयार है, हर कीमत अदा करने के लिए वो तैयार है। और वर्ल्ड वार अगर करते हैं तो इसमें नुकसान बहुत शदीद होगा दोनों तरफ का, क्योंकि रूस भी कोई छोटी मोटी ताकत नहीं, मामूली सी ताकत नहीं, और फिर जब जंग छिड़ेगी तो नए उनको मावनीन भी मिलेंगे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जंग होगी। हाँ, बस जबानी जंग का जो सिलसिला जारी है कि हम तुम्हें हतमी और खतरनाक और फैसला कुन नताइज निकलेंगे, ये सब होता रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आलमी जंग होगी। बिल्कुल, यानी ये सिलसिला आगे तक नहीं बढ़ेगा। प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब, इस्लामी ममालिक की अगर हम बात करें तो किसकी तरफ इस्लामी ममालिक का झुकाव होगा? क्या रुख हो सकता है इस्लामी ममालिक का? मुस्लिम ममालिक है ज्यादातर, उनमें सिर्फ टर्की एक ऐसा कंट्री है जो नाटो का मेंबर है और वहां पर, और नाटो अगर टर्की की हालत देखें तो टर्की खुद भी अमेरिका से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अमेरिका ने जिस तरह की पॉलिसीज टर्की के खिलाफ अख्तियार कर रखी हैं, यानी ट्रंप का डिजास्टर था उससे पहले भी ये पॉलिसी रही है अमेरिका की, तो टर्की, पाकिस्तान, ये दो ऐसे ममालिक हैं जिनको ये पता है कि अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। रशिया जबकि इंटरनेशनल एरिना में एक रिलायबल पार्टनर है, बहुत ही डिसाइसिव पार्टनर है, हमेशा अपने एलाई के साथ खड़ा रहता है। आप देखिए सीरिया में रशिया को जब आप देखेंगे जॉर्जिया से लेकर के
यूक्रेन और यूक्रेन से लेकर के फिर सीरिया में, पहले तो पोस्ट सोवियत में स्पेस में उसने अपने आप को असर्ट किया, जॉर्जिया में उसने जो चाहा वो किया, उसने साउथ ईस्ट एशिया पैदा किया, उसने अब्खाजिया को इंडिपेंडेंट कराया। अब आपने देखा कि उसने फिर यहाँ पे क्रीमिया को और सिवास्टोपोल को इंडिपेंडेंट कराया। अब यहाँ पे आकर के जो दो रीजन है जो जिनको फेडरल रिपब्लिक वो कह रहा है और उनको उसने आजाद कराया। तो अब ऐसी हालत में उसने असर्ट कर दिया पोस्ट सोवियत स्पेस में, उससे आगे बढ़ के वो सीरिया में आता है जी। और सीरिया में आकर के वो अपनी पोजीशन मुस्तहकम करता है और अमेरिका को वहां से मैदान छोड़ के भागना पड़ता है। आप ये देखें, अमेरिका जो पहले से मौजूद था। तो मैं ये समझता हूं कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके लिए अभी जो खास करके पाकिस्तान का दौरा इस मामले में बड़ा अहम है। ऐसे वक्त में इमरान खान का वहां जाना, तो ये एक एक्सिस बनता हुआ नजर आ रहा है जिसमें पाकिस्तान, चाइना और रशिया और शायद आने वाले दिनों में टर्की भी किसी हद तक कोऑपरेशन की कोशिश करेगा इन तीन पावर्स के साथ। बिल्कुल अनिल तिरुगुनाथ जी, जो तस्करा यहाँ पर प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब पाकिस्तान के दौरे का कर रहे थे, तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुकाबले में इस बात में एक तरह से पिछड़ गया है कि इमरान खान पहले पहुंचते हैं और पुतिन से मुलाकात होती है और हिंदुस्तान अभी तक इस पर एक तरह से बात नहीं कर पाया है? नहीं, ये बात जो है बिल्कुल दूर की है। पाकिस्तान का देखिए, मैं 10 साल 2010 में जब पाकिस्तान वालों ने बड़ी कोशिश करी कि किसी तरह रूस के साथ जाएं और रूस को अपना सपोर्ट करें, तो प्रेसिडेंट पुतिन से काफी उन्होंने कोशिश करी मिलने की। और तब से अब तक मैं देख रहा हूं धीरे धीरे बढ़ा जरूर है, लेकिन रशियंस जो है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, चीन के साथ जो उनके रिश्ते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को एंटरटेन करते रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये वजह अपने देश के लिए कहने को हो गई कि मुझे रूस के राष्ट्रपति ने अपनी लड़ाई होने के बावजूद मुझसे मिले, तो ये एक सिमेंटिक्स है। लेकिन जहां तक रूस का और भारत का सवाल है, तो अगर आप देखेंगे कि पीछे जो समिट हुई थी उसमें पहली बार वो अपने देश से कहीं बाहर निकल के गए तो वो भारत आए। तो और भारत के साथ में कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान का या किसी और मुल्क का उस मामले में, और रशिया इस बात को अच्छी तरह जानता है। और अगर प्योरली कमर्शलाइज बेसिस पे भी अगर आप देखें तब भी भारत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मेरा मानना ये कि वो कंपैरिजन तो कहीं नहीं है। लेकिन मैं प्रोफेसर साहब की एक बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं और मेरा मानना यह है कि एक तरह से एक क्रिप्टाक में बोलता हूं उसको, वो एक इस तरह का एक अलायंस कहिए या इनफॉर्मल एसोसिएशन कहिए, वो इमर्ज हो रहा है और उसको हमें वॉच करना पड़ेगा, खासतौर से भारत के हितों की तरफ से। यह है चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, टर्की और अफगानिस्तान, एंड नेक्स्ट कुड बी कतर इज इन बिटवीन बोथ। तो ये जो चीजें हैं मैं समझता हूं वो हमारे लिए एक आगे के लिए देखने वाली बात है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या इस जंग के बाद अब दुनिया दो हिस्सों में बढ़ सकती है, ये भी खदशा है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। मैं कर्नल टीपी त्यागी साहब, जंग के जैसे जब हालात होते हैं, जिस तरह के हालात अब यूक्रेन में है, अचानक चीन की तरफ से माफ किया रशिया की तरफ से अटैक किया गया, तो सिविलियन को का क्या ख्याल रखा जाता है? अब रशिया ने अटैक किया है क्योंकि अब दौर मिसाइल और बम का है, तो ऐसे में सिविलियन को किस तरह से महफूज रखा जाए, क्या इसका भी ख्याल रखा जाता है इस तरह के हालात में? बिल्कुल रखा जाता है सर। ये यूक्रेन के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो मेट्रो स्टेशन हैं, उनके टनल्स हो या उनके सबवेज हो, उनको उन्होंने एक शेल्टर बना दिया है। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वहां पे हैं, वहां पे जो उन्होंने शेल्टर्स बनाए हैं वो कमाल के शेल्टर्स हैं। उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है, पानी का इंतजाम है, और उसमें खाने का इंतजाम है, और एक रूम से दूसरा रूम, दूसरे से तीसरा रूम, यानी कि अगर एक 500 फैमिलीज का एक कंडोमिनियम है तो वो सारे फैमिलीज उस शेल्टर में आके रुक सकते हैं। ये अरेंजमेंट यूक्रेन ने किया है और जो दिखाया भी गया है। तो सिविलियंस का ये बराबर ख्याल रखा जाता है। आप इजाजत दें तो मैं जरा सा पाकिस्तान पे कमेंट करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। पाकिस्तान जो वहां गए हैं रशिया में, मैं अनिल जी आ रहा हूं आपके पास। वो प्री प्लान विजिट थी सर।
और वो वहां इसलिए गए हैं कि वहां कजाकिस्तान से जो गैस पाइपलाइन अफगानिस्तान तक आ चुकी है उसकी डील करने के लिए वो कंपनी से डील नहीं करना चाहते क्योंकि वो महंगी पड़ रही है, वो सरकार टू सरकार डील करना चाहते हैं। कारण ये कि उनके यहाँ गैस और तेल के दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर ये वाली गैस भी उनको महंगी मिली तो बुरा हाल हो जाएगा पाकिस्तान का। मेन पॉइंट तो ये है। और सर लड़ाई हो, ये सारी लड़ाइयां बेसिकली होती इकोनॉमी के ऊपर भी है, इकोनॉमी की वजह से ही है। ये अमेरिका ने और इन्होंने जितने भी सैंक्शंस लगाए हैं बेवकूफी के सैंक्शंस हैं। उस सैंक्शन से वो खुद जो सैंक्शन लगाने वाले भी के ऊपर दबाव पड़ रहा है। ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस रो रहे हैं कि हमारा पैसा रशिया के बैंकों में डूब गया और आपने रशिया के बैंकों में नहीं बिल्कुल बहुत शकील हसन शम्सी जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि बहुत हद तक बात होगी तो सैंक्शन तक या पाबंदी तक होगी और रूस कोई छोटा मोटा मुल्क ईरान या अफगानिस्तान की तरह से मुल्क नहीं है जो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अनिल त्रिगुनाथ जी, आप सर कुछ कहना चाह रहे थे? एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि जो यूक्रेन में या जितने भी पुराने सोवियत रिपब्लिक्स थे जी, जो जितनी भी ये जो बताई अभी प्रोफेसर साहब ने कि वहां पर बंकर्स बने हुए हैं, तो ये बेसिकली क्या है कि न्यूक्लियर उसके लिए और बम्बार्डमेंट के लिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें वहां पे हर एक मेजर बिल्डिंग के अंदर में बंकर्स सबको प्रोवाइड किए गए हैं। तो वहां पे सिविलियन का जो है वो एक बड़ा जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि रशिया ने बड़ा केयरफुली ये कहा है कि हमारे पास प्रिसीजन वेपन्स हैं, यूक्रेनियंस को भी कोई खतरा सोचने की जरूरत नहीं है उसमें और किसी को अटैक नहीं किया जाएगा। वो सिर्फ जो उनके जैसे उन्होंने कहा डीमिलिटराइज करना चाहते हैं, जैसे उनके जितने भी यूक्रेन के मेजर डिपोज कहिए या उनके स्टेशंस कहिए या वो जो हैं उन सबको पहले वो नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं ताकि उनकी जो है क्षमता लड़ने की खत्म हो जाए। ये है मेन चीज इस वक्त। ठीक है प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो बात अनिल त्रिगुनाथ जी ने कही कि एक खदशा जाहिर किया जा रहा है इस लड़ाई के बाद, इस जंग के बाद, कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। ये समझूंगा कि खास करके मैं हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में एक बात कहना चाहता हूं और वो ये है कि आप देखें कि अगर नेटो कंटिन्यू रह सकता है कोल्ड वॉर के बाद भी, तो एक नई कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई है। और नई कोल्ड वॉर में मैं ये समझता हूं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट बहुत रेलेवेंट हो जाता है। भारत ने हमेशा से लीड किया था नॉन अलाइंड मूवमेंट को और अब एक मौका है कि न्यू दिल्ली में कम से कम 70-80 ममालिक के एक समिट करके इसको डीएस्केलेट करने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए कि जो यूएन का स्ट्रक्चर है सिक्योरिटी काउंसिल का, उस स्ट्रक्चर में कुछ नहीं होना है। रशिया तमाम जो ऐसे रेजोल्यूशन है वो उसे वीटो कर देगा और ऐसी हालत में जाहिर सी बात है कि कोई एक्शन यूनाइटेड नेशंस नहीं ले पाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि हमें फॉर द यानी टू बिगिन विथ हमें नाटो यानी हमें नैम को रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए और जो इंटरनेशनल एरिना में हिंदुस्तान को फिर से अपनी वही लीडरशिप जो डेवलपिंग कंट्रीज की थी उसको रिज्यूम करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस जंग तो एक तरह से शुरू हो चुकी है, लेकिन इस पर अब आगे रूस का क्या कुछ रद्द-ए-अमल होगा, कितनी जल्दी इस जंग को रोका जाएगा ताकि इंसानी जानों का नुकसान कम से कम हो सके। लेकिन इसके अलावा दुनिया की जो दूसरी ताकतें हैं जिस पर तमाम पैनलिस्ट ने अपनी बात रखी, उनका क्या कुछ किरदार होगा और वो किस तरह से उनका रुख क्या कुछ होगा, हिंदुस्तान का आने वाले दिनों में क्या कुछ रुख होगा, तमाम चीजें देखना बहुत अहम होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल त्रिगुनाथ जी, शकील हसन शम्सी साहब और कर्नल टीपी त्यागी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।